तसव्वुर करें कि आप पूरे 72 दिनों तक एक ऐसे इलाके में हवाई जहाज़ के हादसे में फंस जाएं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ना कोई इंसान हो, ना कोई मदद और ना खाने पीने की कोई चीज़ हो। बस हर तरफ अपनी मौत का साया दिखाई दे रहा हो। लेकिन फिर अचानक आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल तवक्को न की हो। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका जा रही थी। ये एक आम फ्लाइट थी और जहाज़ में बैठे तमाम खिलाड़ी बहुत खुश थे, क्योंकि इनमें से कई लोग पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और ये सब पहली दफ़ा अपनी मुल्क से बाहर किसी दूसरी मुल्क जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे, जो अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। जहाज़ के उड़ान भरने के बाद जब वो एंडीज़ पहाड़ों से होते हुए चिली की तरफ बढ़ने लगा, तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जहाज़ में बैठे सब खिलाड़ी बहुत खुश थे और खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ों का मंजर देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चंद मिनट बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो गया। चल रहा है, एक बहुत तेज बर्फानी तूफान आ जाता है जिससे जहाज जोर जोर से झटके खाने लगता है। झटके लगने की वजह से सब मुसाफिर घबरा जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा एक मुसाफिर बताता है कि जब कोई हवाई जहाज पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो जहाज में टर्ब्यूलेंस होता है, यानी ये कोई खतरे की बात नहीं है। जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये जहाज आगे बढ़ रहा था, इसका टर्ब्यूलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब और भी ज्यादा जोर से झटके खाने लगा। जहाज के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर लोगों में हलचल मच गई। पायलट्स जहाज को काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते, सामने एक पहाड़ आ गया और जहाज उस पहाड़ से टकरा गया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा टकराने के साथ ही हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया, जो जहाज के पिछले हिस्से के साथ था, जबकि जहाज का अगला हिस्सा तेजी से रगड़ता हुआ बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। ये टकराव इतना शदीद था कि जहाज की तमाम सीटें एक दूसरे के साथ चिपक गईं, जिनमें कई लोग कुचलकर हलाक हो गए। जो लोग इस हादसे से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और कैबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ खिलाड़ी जल्दी से पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दोनों पायलट्स भी जाँ बहक हो गए थे। माहौल बहुत ही दिल दुखाने वाला था। हर तरफ खून ही खून पड़ा था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। इस तैयारे में कुल 45 लोग सफ़र कर रहे थे, मगर इस हादसे के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 जिंदा बचे। चूंकि ये जहाज शाम को उड़ान भरा था, इसलिए थोड़े ही देर में रात हो चुकी थी। बाहर का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा था। सर्दी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब सर्दी से बचने के लिए ये लोग वहां मौजूद सामान और मुर्दा जिस्मों का इस्तेमाल करके जहाज के तमाम सुराख बंद कर देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। और ये सब सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। इन सब की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो अभी भी गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। खैर, जैसे भी हो, ये लोग रात गुजार गए। जब सुबह धूप निकली तो देखा कि 4-5 और लोग सर्दी की वजह से मर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तूफान रुक चुका था। बाहर का मौसम नॉर्मल हो चुका था। जब ये लोग जहाज से बाहर आए तो उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सफ़ेद बर्फ के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। अब इन लोगों को जल्द अज जल्द इस जगह से निकलना था, क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके इर्द गिर्द ना तो कोई घर था, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई दरख्त पौधे जिनसे वो जिंदा रह सकें। तो सबसे पहले इन लोगों ने जहाज की सीटें बाहर निकालनी शुरू की। प्लान के अंदर हर किसी के सोने की जगह बनाने के लिए सबको बाहर निकाला गया। इसके बाद जख्मियों को धूप में लिटा दिया गया, ताकि उनके जिस्म गर्म रहें और वो लोग पानी पिघलाकर एक एक कतरा जमा करके पानी पीने लगे। फिर सबका सामान इकट्ठा किया गया। जो भी काम का सामान मिलता, उसे अलग सूटकेस में रखा जाता। जो लोग इस हादसे में मारे गए थे, उनकी लाशें कुछ लोगों ने प्लान से दूर ले जाकर बर्फ से ढांक दी, ताकि सड़ने से बच सकें, और जब मदद पहुंचे तो वो लाशें अपने साथ ले जा सकें। जब हालात थोड़े ठीक हुए तो इन लोगों ने सुकून की सांस ली। सबको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बचा हुआ खाना एक एक करके सब में बांट दिया गया। इस खाने का ये टुकड़ा बहुत कम था, मगर जिंदा रहने के लिए काफी था। सब जानते थे कि उन्हें ये खाना इसी वक्त तक चलाना होगा जब तक मदद न पहुंचे। सबको लगा कि गवर्नमेंट को अब तक मालूम हो चुका होगा कि उनका जहाज क्रैश हो गया है और जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसलिए वो सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। लग रहा था असल में जहां इनका जहाज क्रैश हुआ था
वो एक वादी थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना आसान नहीं था। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि ऊपर से एक जहाज गुजरता है। जहाज को देखकर ये सब जोर जोर से चीखकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जहाज बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए वो नीचे फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और जहाज उनकी नज़रों के सामने से गुजरकर गायब हो जाता है। कुछ घंटों बाद रात हो गई। ये सब इजाफी कपड़े पहनकर जहाज के अंदर छुप गए और अंदर मौजूद सामान का इस्तेमाल करके जहाज के तमाम सुराख बंद कर दिए। यूं वो रात भी गुजर गई और अगली सुबह नांदो नाम का एक आदमी होश में आया, जो जहाज के हादसे के बाद से बेहोश था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। जब नांदो ने अपने वालिदैन के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके मामा और डैड मर चुके हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ बाकी लोगों ने दोबारा बर्फ पिघलाई और थोड़ा सा पानी निकाला। वो सब जमा किया और उसे पीकर गुजारा करने लगे। उन्होंने जमीन पर एक्स का निशान भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज को दिखाई दे सके। कुछ देर बाद एक और जहाज उनके ऊपर से गुजरा, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने शीशे चमकाकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज भी उन्हें नज़रअंदाज करके चला गया। ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस जहाज ने उन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द उनके पास मदद पहुंचेगी। लेकिन इसी तरह एक और रात गुजर गई, मगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा, इसलिए ये लोग सोचने लगे कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तब उन्हें ख्याल आया कि जहाज के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां पड़ी थीं और अगर हम ये बैटरियां यहाँ ले आएं तो बैटरी की मदद से हम जहाज के रेडियो को चला सकते हैं और बाहर की दुनिया से राब्ता कर सकेंगे। अब सबको ये आइडिया पसंद आया, लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो हादसे में टूटकर अलग हो गया था, पता नहीं वो हिस्सा अब कहाँ होगा। खैर, उन्होंने तैयारे के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लेदर और शीशे का इस्तेमाल करके कुछ चश्मे बनाए ताकि ये चश्मे तेज बर्फीली तूफान में उनकी आंखों की हिफाजत कर सकें। ग्रुप के 4 लोग बैटरियां लेने निकले, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका जहाज कहीं नजर नहीं आया। अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने बर्फ के बीच किसी को भी उनका तैयारा नजर नहीं आएगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अचानक वहां मौजूद बर्फ सरकने लगी। ये देखकर वो सब डर गए और वापस अपने जहाज की तरफ लौट आए। यूं ये लोग यहाँ फंसे हुए 6 दिन गुजार देते हैं और 1 हफ्ते बाद हवाई जहाज में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न कोई जानवर था और न ही कोई दरख्त पौधे। इसीलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वो लोग पत्थरों पर जमी हुई बर्फ खाने लगे, जिसका जायका बहुत खराब था, मगर मजबूरन उन्हें खाना पड़ा। यहाँ नांदो ने कहा कि अगर उसे मुर्दा लोगों के जिस्म भी खाने पड़े तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। ये सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। जल्द ही उन सब के दरमियान बहस शुरू हो गई कि उन्हें मुर्दा लोगों को खा लेना चाहिए या फिर भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करने पर हमें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, जिसके बाद उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा किया। यूं वक्त गुजरता गया और साथ साथ इनकी भूख भी बढ़ती गई। हाल ये था कि ये सब अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन कई दिनों से भूखे रहने के बाद इनकी भूख तो मिटने वाली नहीं थी। यूं कुछ दिन और गुजर गए और भूख की वजह से नंदू की बीमार बहन चल बसी। नंदू ने अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन को भी खो दिया। यूं वक्त गुजरता गया और ये लोग किसी तरह 9 दिन तक जिंदा रहे। लेकिन अब इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि इनका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था और मौत इनसे बस 1 कदम दूर थी। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उन लाशों को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग जहाज से बाहर निकले और लाशों को काट कर खाने लगे। उन्हें खाते देख कुछ और लोगों ने भी अपना दिल बदल लिया और वो भी उनके पास जाकर अपना पेट भरने लगे। लेकिन 5 ऐसे लोग थे जो अपनी मौत को तस्लीम कर चुके थे, मगर किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से ये लोग लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि उन 5 लोगों को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर नुमा नाम का एक लड़का बर्फ में दबे हुए एक सूटकेस मिला।
सूटकेस खोलने पर उन्हें अंदर एक रेडियो मिला। रेडियो ऑन करने के बाद उन्हें पता चला कि इसमें सिग्नल नहीं है, जिसके लिए ये लोग चीज़ों को जोड़कर एक एंटीना बनाया और उस रेडियो पर उन्होंने एक खबर सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि हुकूमत ने उनकी तलाश में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे और तकरीबन 66 हवाई जहाज़ भी इनकी तलाश में भेजे गए थे। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका तो हुकूमत ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इसीलिए अब हुकूमत ने इन लोगों की तलाश बंद कर दी है। ये खबर सुनकर ग्रुप के सब लोगों का हौसला टूट गया और उनके जिंदा बचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। अब वो बाकी बचे 5 लोग, जिन लोगों ने लाशें खाने से इनकार किया था, उनमें से 4 लोगों ने भी गोश्त खा लिया क्योंकि वो जान चुके थे कि यहाँ कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा और अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। ग्रुप के 3 लोगों ने दोबारा जहाज के पिछले हिस्से को तलाश करने और वहाँ लगी बैटरियाँ ले आने का फैसला किया ताकि वो उनका इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से राब्ता कर सके और उन्हें बता सके कि हम अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद 3 लोग तैयारे के पिछले हिस्से को तलाश करने निकले और कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें ये लोग उठा ले गए और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिली जो क्रैश के वक्त उनसे जुदा हो गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफ़र जारी रखा क्योंकि अब इन्हें भी अंदाज़ा हो चुका था कि प्लेन का पिछला हिस्सा यहाँ कहीं आसपास होगा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सब काफ़ी थक चुके थे और इन बर्फीली हवाओं की वजह से इनकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्द ही रात हो गई और इन लोगों ने एक चट्टान के पीछे छुपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये सब बर्फ से ढके हुए थे और तीनों की हालत बहुत खराब थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि इनमें से एक की आंखें तक जम चुकी थीं और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं थे। अब इनमें आगे बढ़ने की कोई ताकत बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए ये सब जहाज के बाहर की लोहे की शीट पर बैठकर पहाड़ से नीचे उतर आए। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में गम छा गया और वो आखिरी बच जाने वाले आदमी ने भी इंसानी गोश्त खा लिया और अपनी किस्मत को कोसकर सो गया। यूं दिन गुजरते गए और इन लोगों ने किसी तरह खुद को 17 दिन तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ खराबी की बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफ़ी खराब था। तूफान से बचने के लिए सब लोग हवाई जहाज के अंदर बैठे थे कि अचानक एक बड़ा तूफान आया और जहाज के अंदर बर्फ भर गई। अंदर मौजूद कई लोग बर्फ के नीचे दब गए। जो लोग ऊपर बच गए थे वो इस हादसे से बहुत घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और बर्फ खोदकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। सब लोग वक्त पर बाहर निकल आए, लेकिन एक लड़की बर्फ में बहुत नीचे तक दब गई थी, जहां उसे सांस लेने में मुश्किल हुई और वो मर गई। ये सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ये लोग इस हादसे से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब ये लोग बाहर की तरफ नजर उठाते हैं तो पता चलता है कि एक और जबरदस्त तूफान इनकी तरफ आ रहा है, जो पहले से कहीं ज्यादा शदीद था। एक और तूफान आता है और ये सब दोबारा बर्फ में दब जाते हैं। वो तूफान इतना तेज था कि पूरा जहाज बर्फ से भर गया। कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अंदर फंसे लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इनमें से एक साथी ने फौरन जहाज की छत पर एक सुराख किया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बच सके। ये लोग हाथ जोड़ के बस यही दुआ कर रहे थे कि अब उन पर मजीद बर्फ ना गिरे, वरना ये सब हमेशा के लिए यहाँ दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 लाशों को जमा करके एक कोने में रख दिया। अब इस तरह वो यहाँ फंसे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और उनकी हालत भूख की वजह से बहुत खराब हो गई थी। जिंदा रहने का अब सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अंदर मौजूद लाशों का गोश्त खा ले, लेकिन ऐसा करना इन सब के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सब लाशें इनके अपने लोगों की थीं। ये सब देखकर नुमा नाम का वो लड़का खुद पर काबू खो बैठा। वो गुस्से में आ गया और हवाई जहाज की खिड़की तोड़ने लगा। इस दौरान शीशे का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभक गया, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं और बर्फ में सुराख करता रहा। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद वो ऊपर की तरफ सुराख करने में कामयाब हो गए। फिर वो सब बाहर निकल आए। बाहर आकर सब ऐसे खुश थे जैसे मौत की कैद से आज़ाद हो गए हों। उन्होंने जिंदा बचने की खुशी मनाई और फिर बर्फ खोदकर जहाज को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा देखता है कि उसके पैर की चोट में अब कोई दर्द नहीं था क्योंकि बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था। बहरहाल वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकल आया था, इसीलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और कुछ घंटों में ही जहाज बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने हवाई जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढने का सोचना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसीलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते देखते 34 दिन गुजर गए
और मौसम पहले से कुछ बेहतर हो चुका था। अब जो लोग पहली बार हवाई जहाज की तलाश में गए थे, उनकी तबीयत अभी भी खराब थी और वो दोबारा चढ़ाई करने के काबिल बिल्कुल नहीं थे। कुछ घंटों बाद उन्हें पता चला कि उनका एक और साथी भूख की वजह से मर चुका है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा उदास हो गए और उसे बर्फ में दफना दिया। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर अपनी जान बचानी है तो जहाज के पिछले हिस्से से बैटरियां लेकर बाहर की दुनिया को इत्तला देनी होगी, वरना हम सब एक एक करके मर जाएंगे। इसके बाद ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ने का फैसला किया और इन 4 लोगों के नाम थे रोबेटो, टिंटन, नोमा और नांदो। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे कपड़े पहने और हवाई जहाज की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटे चलने के बावजूद उन्हें अपना हवाई जहाज कहीं नजर नहीं आया। तभी नोमा की तबीयत खराब होने लगी और वो चक्कर खाकर गिर गया। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि नोमा को वापस नीचे ले जाएं, लेकिन नोमा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। अब नोमा तैयारे के पास तो वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी तैयारे से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तैयारे का पिछला हिस्सा था, जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। इसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हुए। वो लोग जाते हैं और जहाज के पिछले हिस्से के पास पहुंच जाते हैं। जब ये तीनों जहाज की जांच पड़ताल करने लगे तो उन्हें बैटरीज के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि बहुत सारे कपड़े, रम की बोतलें और कई पैकेट सिगरेट के। ये लोग सामान लेकर वापस अपने जहाज के पास आ जाते हैं। वहां उन्होंने बैटरी को जहाज के रेडियो में लगाया और बाहर की दुनिया से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो खराब हो चुका था और इस तरह उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इधर नोमा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल चुका था। हवाई जहाज से मिलने वाला खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए सब दोबारा इंसान का गोश्त खाने लगे। नोमा ने खाना पीना छोड़ दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बच जाए, क्योंकि वो जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग फिर से हवाई जहाज के पिछले हिस्से तक गए, ये उम्मीद लगाकर कि उन्हें कुछ काम का सामान मिल जाए। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि हवाई जहाज के हादसे को 58 दिन गुजर जाने के बाद अब हुकूमत उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सब में दोबारा जान आ गई और जीने की एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो गई। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं रुककर इनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकियों ने कहा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा, इसलिए हम में से कुछ लोगों को पैदल जाकर मदद बुलानी चाहिए। रात को नोमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सबसे कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये लफ्ज कहकर नोमा की मौत हो गई। नोमा के ये आखिरी अल्फाज सबको हौसला देते हैं और उन्हें नोमा के पास से एक खत मिला। इस खत में नोमा ने लिखा था कि वो बहुत खुश है कि वो अपने दोस्तों के दरमियान मरा, क्योंकि उसे इससे बेहतर मौत नहीं मिल सकती थी। अब नोमा का खत पढ़कर सबके अंदर एक अलग सा जज्बा जागा और ग्रुप के 3 लोग दोबारा मदद की तलाश में निकल पड़े। ये तीनों एक स्लीपिंग बैग और बहुत सा खाना लेकर अपना सफर शुरू कर दिए। इस बार इन तीनों ने फैसला कर लिया था कि वो हर सूरत इन पहाड़ों को पार करके ही रहेंगे और चिली पहुंचकर सबके लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वो उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू की और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का मंजर देखकर जैसे उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब था कि उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके दिल में ख्याल आया कि वो सब वापस लौट जाएं, क्योंकि इस सफर को मुकम्मल करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिंटिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और वो खुद वापस लौट आया ताकि ये दोनों इस सफर को आसानी से मुकम्मल कर सके। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और आखिरकार 10 दिन तक मुसलसल चलने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ ऊपर के मुकाबले में बर्फ काफी कम थी। उन्हें एक साफ पानी की नदी भी मिली जहाँ रुककर उन्होंने बहुत सा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की
थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी नजर आया जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो उन्हें इस आदमी को देखकर उनकी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो समझ रहे थे जैसे ख्वाब देख रहे हों, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने जोर जोर से चीखकर उस आदमी से मदद मांगी, मगर वो आदमी उनकी बात नहीं समझ सका क्योंकि वो उनसे काफी दूर था और बहते पानी की आवाज में कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक कागज और पेंसिल दरिया के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सके, और उन्होंने उस कागज पर अपनी पूरी कहानी लिख दी। कागज पर लिखा था। सारी कहानी पढ़ने के बाद वो आदमी वो कागज लेकर सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचा, जहां ऑफिसर को भी पता चला कि 2 महीने पहले जिस हवाई जहाज के हादसे में हम सब ने समझा था कि सब मर गए हैं, उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। जब ये खबर मिली तो हुकूमत ने फौरन उन सबको बचाने का मिशन शुरू कर दिया। वो आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई और जल्द ही वहां रिपोर्टर्स का हुजूम जमा हो गया। बर्फपोश पहाड़ों में फंसे हुए लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली, जिससे सब बहुत खुश हुए, खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो को लेकर उस जगह पहुंच गई और तैयारे के हादसे के 72 दिन बाद आखिरकार इन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये अपने परिवार वालों से मिले और शहर के तमाम लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। अब सभी हॉस्पिटल में दाखिल किए गए। यहाँ सब ने एक दूसरे की मदद की नहाने में, और फिर सबको अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सब एक दूसरे के साथ सो गए, क्योंकि इस हादसे के बाद वो सब काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के आखिर में हमें पता चला कि इस हवाई जहाज में कुल 45 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 की जान बच पाई। यूं ये सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म खत्म हो जाती है।